चलो आज हम लोग जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित अपना अपना भाग्य इस कहानी के कुछ मुख्य मुद्दों पर बात करते हैं। मैं आपको इस कहानी के मुख्य पॉइंट्स जो हैं और हमने क्या लिखने चाहिए वो बताती हूँ। यदि आप सुन रहे हो और लिखना चाहते हो तो कुछ जो अच्छे शब्दों का प्रयोग हमने करना चाहिए इस कहानी के प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए। ज़रूर आप पेन पेंसिल लेकर के उन शब्दों को लिख लो अंडर द नेम अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी। सबसे पहले यहाँ पर नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। यह अगर अवतरण है तो लेखक क्या कहना चाहता है इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें यह है कि नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, यानी कि पृथ्वी पर शाम हो रही थी, संध्या का आगमन हो रहा था और अंधकार छाने लगा था। उन्होंने यहाँ पर संध्या मतलब शाम, इवनिंग, इसका मानवीकरण किया है और बताना चाहा है कि किस तरीके से संध्या हो रही थी, उतर रही थी और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। ये बात है। संध्या के समय बादल कैसे लग रहे थे उसका वर्णन भी उन्होंने किया है, बहुत अच्छा और मार्मिक वर्णन किया है। बादल रुई की तरह, कॉटन रुई की तरह भाप के समान लग रहे थे और उन्होंने कहा है कि हल्के से प्रकाश में वो रंगे हुए थे, कभी नीले कभी सफ़ेद तो कभी लाल रंग के प्रतीत हो रहे थे। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो उनको बेरोक छू कर घूम रहे हैं इधर उधर, और लेखक को ऐसा भी लगा कि वो उनके साथ खेलना चाहते हैं। अगला प्रश्न इसमें आ सकता है कि लेखक मित्र के साथ कहाँ बैठे थे। तो वो सड़क के किनारे, नैनीताल में सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठे थे और नैनीताल के निसर्ग सौंदर्य को निहार रहे थे। अगला इसमें यह होता है कि सनक से छुटकारा पाना आसान न था। ये दूसरा अवतरण हो सकता है जिसमें सनक शब्द का आशय क्या है पूछ सकते हैं। सनक शब्द का यह आशय होता है कि कितना भी आग्रह हो उससे ठुकराया नहीं जा सकता। उनके आग्रह के कारण लेखक को वहाँ पर बैठना पड़ा। लेखक के मित्र को नैनीताल की संध्या का वर्णन और नैनीताल की संध्या का दृश्य देखने की सनक थी, यानी कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था उस संध्या को, क्योंकि नैनीताल के शाम बहुत सुंदर थी। वहाँ रुई जैसे भाप जैसे बादल थे। ये सब देखकर उनका मन शांत और अच्छा लग रहा था, इसलिए वो सनक थी, उनको देखने का वहाँ धुन सवार हो गई थी और वो उस धुन से बाहर निकलना आसान नहीं था। कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूरी पर एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। यह अगला एक अवतरण है। काली सी मूरत यानी किसकी ओर संकेत किया गया है। काली सी मूरत यानी वो पहाड़ी लड़के की ओर संकेत किया गया है जो सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूरी पर से आ रहा था उनकी तरफ। अभी उस पहाड़ी बालक के वर्णन कैसे किया है तो वो ये है कि वो लड़का गोरा था पर मैला हो गया था। उसकी आंखें बड़ी थी, आँखों में सूनापन था। आँखों में सूनापन क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहन किया हुआ लड़का था। उसकी आँखों में कोई भी भावनाएं नहीं थी, बस सूनापन था। माथा जैसे बालपन की झुर्रियाँ पड़ी थी, उसके माथे पर झुर्रियाँ इतनी कम उम्र में पड़ी हुई थी। गरीबी से सताया हुआ लड़का था, उसका जीवन काफ़ी कष्टमय था। अगला है कि ज़रा सी उम्र में उसे मौत से पहचान हो गई थी। अब ये मौत से पहचान उस लड़के की कैसे और क्यों हो गई है वो भी एक विचार करने लायक मुद्दा है यहाँ पर। तो लेखक जब उसे प्रश्न पूछ रहे थे, उस प्रश्न से पूछा कि वो क्या अकेला भागकर आया था। उसने बताया नहीं, उसका एक और साथी था गांव से, वो दोनों भी वहाँ भागकर आए थे पहाड़ों पर नैनीताल में, और उम्र में उससे थोड़ा सा बड़ा था। दोनों भी नैनीताल आए थे। लेखक के मित्र ने पूछा, अभी जब उसने कहा कि अभी वो नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या? तो उसने बताया कि वो मारा गया, उसके साहब ने इतना मारा कि वो मर गया। यह सुनकर ना लेखक और मित्र आश्चर्य से देखने लगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे की मौत से भी पहचान कैसे और किस तरह हो गई थी। अगला अवतरण है, यह संसार है यार। ये कौन, श्रोता कौन है, वक्ता कौन है पूछा है तो उपर्युक्त कथन का वक्ता लेखक है और श्रोता लेखक का मित्र है।
दोनों में भी बातचीत हो रही है। लेखक अपने मित्र को यह कहना चाहता है कि यह संसार है, इस संसार में ऐसी घटनाएं होती रहती है। अब इस जो यह वाक्य है, इसमें किस प्रवृत्ति के ओर हमारा ध्यान जाता है? यह संसार है, इस वाक्य में हमारे किस प्रवृत्ति, इंसानों की, मनुष्य की, उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है। यहाँ पर जो समाज के शिक्षित वर्ग हैं, ये शिक्षित वर्गों की सोच बड़ी संकीर्ण हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, और ये शिक्षित वर्ग जो है वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका है। इनमें संवेदनशीलता नहीं रही, वो संवेदनहीन हो चुके हैं। इस बात पर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि वो इतने बड़े छोटे से बच्चे के ऊपर बीती हुई भी बात को सुलझा नहीं पाते। ऐसा शिक्षित वर्ग क्या काम का, यहाँ पर इन्हें ये बताया है। फिर हम अगले अवतरण पर जाते हैं। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा। वो लड़का कुछ भी नहीं देख पा रहा था। यह क्यों? ऐसी उसकी अवस्था क्यों हो चुकी थी? क्योंकि उसे तो उसके निकट का भविष्य देखना था, कि वो ठंड से परेशान था, भूख से परेशान था, उसके हाथ में काम नहीं था, उसे ये तीनों भी बातें चाहिए थी, और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। उसके पास ना खाने के लिए अन्न है, ना रहने के लिए जगह है, इसलिए वो नीचे की धरती भी नहीं देख पा रहा है। ऊपर जो कोहरा है, जिसे देखने के लिए लेखक और लेखक के मित्र बैठे हुए हैं, जिन्हें ये देखने में बहुत ही शांति और सुख अनुभव हो रहा है, परंतु लड़का वहीं घूम रहा है, पर उसका तो ध्यान भाई इन चीज़ों पर जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसे क्या देखना है? उसे तो उसकी भूख है, उसे तो ठंड के लिए गर्म कपड़े चाहिए हैं। इसलिए ये कहा है कि न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा वो देख पा रहा था। अगला अवतरण इसमें जो महत्वपूर्ण है, बाप भूखा रहता था, माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। लड़का नैनीताल भाग क्यों आया था? क्या ऐसी मजबूरी थी कि वो जिससे अपना गांव, अपने माता पिता को छोड़कर नैनीताल की इस भयंकर ठंडी में इस तरह घूम रहा है, वो क्यों आ गया था? तो यही बात है कि उसका जो परिवार था, उस परिवार के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है कि उसके पिताजी भूखे रहते थे, माँ भी भूखी रहती थी, माँ रोती थी, और एक उसका साथी भी वहाँ आया था, और वो इसलिए भाग कर आ गया क्योंकि वहाँ खाना नहीं था, और उसका परिवार भी बहुत परेशानियों में से गुजर रहा था। अब अगला अवतरण इसमें यह होता है, अजी ये पहाड़ी बालक बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। ये किसने और क्यों कहा है? यह भी श्रोता वक्ता कौन है? तो वकील साहब ने लेखक और उसके मित्र को यह पहाड़ी बालक के बारे में कही हुई बातें हैं, जबकि लेखक और लेखक के मित्र इस पहाड़ी बालक को उनके पास ले जाकर कहते हैं कि इसे नौकरी दिलवा दो, क्योंकि उनको ज़रूरत थी नौकर की। तब ये वकील साहब ने कहा हुआ वाक्य है, और वो उस पर विश्वास नहीं रखते। कहते हैं पहाड़ी बालकों में अवगुण छिपे रहते हैं, और इस तरह उस बालक को वकील भी नौकरी नहीं देते। यहाँ पर फिर से हमें समाज में कितना अंतर है अमीरों और गरीबों में ये बताया गया है। शिक्षित है, वकील साहब है, फिर भी वो एक गरीब असहाय बच्चे की मदद नहीं कर सकते। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज़ मिली। आदमियों की दुनिया में दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़े थे। यह भी एक वाक्य है जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इस पर यही है कि दुनिया ने बेहयाई ढकने के लिए उसके ऊपर चादर डाल दी थी। वो लड़का दूसरे दिन समाचार ऐसे आया कि पहाड़ी बालक की मृत्यु पेड़ के नीचे सर्दी के कारण ठिठुर कर वह मर गया है। और यह समाचार पाकर लेखक को बड़ा दुख हुआ, परंतु मरने के लिए उसको वही जगह, बस 10 बरस की उम्र और काले चिथड़े, हम इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। आदमियों की दुनिया, हम लेखक है, लेखक के मित्र हैं, वकील साहब है, जो कि उस दिन उसके संपर्क में आए थे, ये आदमियों की दुनिया और बाकी भी सारे समाज और इनकी दुनिया ने उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, बस मृत्यु। और फिर ये दुनिया की बेहयाई छिपाने के लिए प्रकृति ने ही उसके ऊपर हल्की सी चादर, बर्फ़ की चादर ढक दी, और इस तरीके से पहाड़ी बालक की मृत्यु हो गई।
अब हमें इस पाठ के कुछ मुख्य 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से मैं 2 प्रश्न आपको बताए जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने क्या संदेश या उद्देश्य वो क्या है कहानी का। कहानी के माध्यम से कहानीकार ने समाज के आर्थिक असमानता पर भाष्य किया है। असमानता, आर्थिक इज फाइनेंशियल, असमानता इज डिफरेंस। सो हमारे देश में गरीब और अमीरों में जो फ़र्क होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। सॉरी, उन्होंने बताया भौतिकतावादी संसार। भौतिकतावाद इसका अर्थ होता है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। यह संसार बहुत भौतिकतावादी हो गया है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है। बहुत स्वार्थी लोग हो गए हैं, शोषक जो समाज है उसका शोषण करने वाले शिक्षित वर्ग हो गए हैं, और यहाँ पर मानवता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। हर जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है, मनुष्यता मर चुकी है, संवेदनहीन लोग हो गए हैं, और जो लड़का धन के अभाव से भूख से तड़प कर मर जाता है उसके लिए यह धनी लोग, शिक्षित लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वार्थ और फिलॉसफी बताते हैं। इस तरीके से कहानीकार ने ये संदेश दिया है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग उन्हें समझना चाहिए कि जो गरीब हैं, जो असहाय है, जो पीड़ित वर्ग हैं, उनकी मनोवृत्ति बदलनी चाहिए, थोड़ी संवेदनशीलता रखनी चाहिए, और इस तरीके से अगर रखते तो शायद बालक की जान बच सकती है। अपना अपना भाग्य शीर्षक में क्या व्यंग है, तो यहाँ पर भी हमें यही मुद्दों पर लिखना है कि गरीब और पीड़ित लोगों के बारे में संवेदनशील रहना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से पढ़े लिखे लोगों के ऊपर बहुत ही करारी चोट डाल दी है, और हमें ये भी लिखना है कि किस तरीके से पहाड़ी बालक की मृत्यु होगी। सो शॉर्ट में आपको ये कहानी लिखना आना चाहिए, जहाँ पर ये लिखना है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है, स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसा सवाल पूछा गया तो आपको कहानी का अंत क्या हुआ है ये संक्षेप में लिखना चाहिए, कि किस तरह बालक की मृत्यु हो गई है, वो प्रकृति द्वारा कफन प्राप्त कैसे हुआ है उसे, सुख सुविधाओं से संपूर्ण जीवन जीने वाले बुद्धिजीवी लोग या शिक्षित लोग किस तरह संवेदनहीन हो गए हैं, और अंत में ये संवेदनहीनता एवं परोपकारी रहने में असमर्थता दिखाने वाले बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर तीक्ष्ण व्यंग किया गया है। ये सारे शब्द अगर आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं तो आप सिर्फ लिख सकते हो कि स्वार्थी हो गई है और संवेदनहीनता बढ़ गई है, और इस तरह लेखक ने इस पाठ के द्वारा गरीब, शोषित या जो पीड़ित लोग हैं उनके बारे में सोचना, उन्हें मदद करना, उन परोपकार करने की भावना जागरूक करने का प्रयास किया है। आप लोगों को अगर इस कहानी से और भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बताइए। अगला पाठ मैं आपको बताने वाली हूँ बड़े घर की बेटी। थैंक यू।